हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 40 लेकर। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो ये अपलोड कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपको याद होगा, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारी मिस्टेक्स हो गई थी, इसलिए वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी थी। पार्ट 40 के बाद अब से थोड़ी ही देर में वो वीडियो मैं वापस अपलोड कर दूंगा। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या पता, वो 10 मिनट की ही वीडियो है, इसलिए अपलोड हो जाएगी। एक बात और आपको बतानी थी, ये पार्ट 40 है, इसमें सितंबर 2 तक के सारे नाबार्ड रिलेटेड, ईएसआई और एआरडी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। एक पार्ट, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक पार्ट और मैं अपलोड करूंगा, कल दोपहर 12 बजे से पहले ही अपलोड कर दूंगा। हालांकि वो आपके रिवीजन जैसा ही होगा, जिन्होंने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होंगी उनके लिए सिर्फ रिवीजन ही होगा, कुछ नया नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कल दोपहर तक, लेकिन क्या करूँ मैं, वो एक पार्ट छोड़ नहीं सकता। 16 सितंबर तक का मेरा टारगेट था कि 16 सितंबर तक का सारा कुछ कवर हो जाए, इसीलिए वो एक पार्ट और अपलोड कर दूंगा, नाबार्ड पार्ट 41। तो ये कल दोपहर तक का आपसे टाइम लेता हूँ, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज का वीडियो शेयर करने से पहले सिर्फ यही बोलूँगा कि इस पूरी जर्नी में आप लोगों ने जो कोऑपरेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, आज तक कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बिल्कुल नया चैनल है ये। नाबार्ड फेज 2 का मतलब कि बहुत बड़ा ठेका, मतलब कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, नाबार्ड फेज 2। वरना प्रीलिम्स की वीडियो मोस्टली लोग डालते हैं अपने चैनल पे, फेज 2 की वीडियो डालना अपने आप में ही अच्छी बात थी। तो गलतियां मुझसे हुई हैं, माफ़ करिए उसके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है, आप में से ही कुछ लोगों ने उन गलतियों को सही करवाया, जिसकी वजह से सारी गलतियां लगभग हम लोगों ने सही की हैं। अभी आरबीआई से रिलेटेड 2 मिस्टेक्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो पार्ट 41 में मुझे आरबीआई का डिस्कशन करना है, इसलिए मैं उन्हें उसके लिए पेंडिंग कर रखा है। तो वो कल मैं सही करूँगा आरबीआई की मिस्टेक्स, सिर्फ पार्ट 41। आप वेट करिएगा, कल दोपहर तक का वो भी अपलोड हो जाएगा। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 आईसीएमआर ने रिलीज कर दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए, आईसीएमआर ने बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। कैंसर जो पेशेंट है इंडिया में, उसके विषय में ये रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया है। बताया गया है कि इंडिया में 2025 तक, यानी 2025 तक 15.6 लाख, कितना, 15.6 लाख कैंसर के केसेस बढ़ेंगे, जो कि वर्तमान का 12% है। इसका मतलब वर्तमान में, करंट में कितने कैंसर पेशेंट हैं? 13.9 लाख। तो आप देखिए, इन्होंने कहा है कि 15.6 लाख कैंसर पेशेंट हो जाएंगे 2025 तक। वर्तमान में है 13.9 लाख। लगभग 12% का ग्रोथ देखने को मिलेगा अगले 5 वर्ष में कैंसर केसेस में। अगर बात करें टोटल कैंसर बर्डन का, तो जो टोटल कैंसर बर्डन है इंडिया में, उसका 27.1% टोबैको प्रोडक्ट से, यानी तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से 27% कैंसर होता है इंडिया में। इस बार का वर्ल्ड कैंसर डे कब था? 4 फरवरी, 4 फरवरी को था। थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मर्स के नंबर में इंडिया की रैंक क्या है? जो टोटल ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, अगर ग्लोबली देखा जाए तो उनके नंबर्स में इंडिया की रैंक है फर्स्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। अगर एरिया वाइज, यानी ऑर्गेनिक फार्म एरिया की बात करें, तो इंडिया की रैंक है 9th। फर्स्ट देखिए, मुझे याद है जहाँ तक, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट थी, फिर अर्जेंटीना थी, फिर चाइना था। आपको चेंज हो गया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया 9th प्लेस पे है, ये कंफर्म है। रिसेंटली डीडी न्यूज़ पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स की संख्या में इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है, जबकि ऑर्गेनिक एरिया के हिसाब से इंडिया 9th प्लेस पे है। 2016 में सिक्किम को वर्ल्ड का पहला और एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। अब देहरादून और त्रिपुरा भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब हो जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में डिस्कस कर लेते हैं हम। ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने से क्या फ़ायदा हुआ? 2018-19 के दौरान, क्या 2018-19 के दौरान इंडिया से ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में 50% का ग्रोथ देखा गया। कितना? 50% का ग्रोथ। वैल्यू वाइज बात करें तो 2018-19 के दौरान ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट था 5151 करोड़ का। कितना? 5151 करोड़ का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट देखा गया है 2018-19 के दौरान, जो कि 50% ग्रोथ दिखाता है। आप इतना याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें, गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में MOVCD स्कीम लॉन्च की। MOVCD मतलब मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट।
ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की थी। और ये जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम है, इसको नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एक पार्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा एक स्कीम और है, परंपरागत कृषि सिंचाई कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये 2015 में लॉन्च की थी। इसको भी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत ही लॉन्च किया गया था। तो आप MOVCD यानी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, साथ ही साथ परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। दोनों को नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत लॉन्च किया गया है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के अनुसार जुलाई 2020 में इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेटरी नोट्स के तहत कैपिटल मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया? तो इंडिया में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी P नोट्स के तहत इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स P नोट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस बार जुलाई 2021 तक यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 63,288 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका था P नोट्स के जरिए। लगातार 4th मंथ P नोट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, आप देखिएगा। तो जुलाई तक नहीं, जुलाई में 63,288 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में हुआ था P नोट्स के जरिए। नाबार्ड के एग्जाम के लिए शायद ही ये इतना रिलेवेंट हो, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, सेबी ने P नोट्स के विषय में ये बताया था कि 63,288 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड ने NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी MFI के लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए नाबार्ड ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इनिशियल तौर पर नाबार्ड इस प्रोग्राम के लिए कितनी फंडिंग देगा? तो इनिशियल तौर पर 2,500 करोड़ की फंडिंग नाबार्ड द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, कोविड-19 का इफेक्ट रूरल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए नाबार्ड ने ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कह रहा है नाबार्ड कि आप जाके रूरल लोगों को यानी रूरल रीजन में काम करने वाले लोगों को आप लोन दीजिए, अगर कुछ लॉस होता है तो पार्सली मैं क्रेडिट गारंटी उसकी लूँगा। इसके लिए नाबार्ड ने 2,500 करोड़ का इनिशियल फंड प्रोवाइड किया है। नाबार्ड ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए विवरित कैपिटल और उस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता भी किया है, आप देखिएगा। नाबार्ड के विषय में सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए किस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने $500 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में $500 मिलियन का समझौता हुआ है। तो AIIB ने $500 मिलियन प्रोवाइड किए हैं मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए। इसमें क्या होगा, मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है ना, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का सबसे आसान तरीका है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। देखिए, जो MUTP यानी मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 है, उसको 2022 तक कंप्लीट करना है, ये भी कंडीशन है इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा इसको कंप्लीट किया जाएगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप AIIB $500 मिलियन और मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट याद रखिए। AIIB पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा सा गलत डिस्कस किया था, आज वापस इसको सही कर लेते हैं, हालांकि करेक्ट किया था हमने। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दिसंबर 2015 में स्थापना हुई थी, 2016 से ऑपरेशनलाइज हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, 103 मेंबर हैं इंडिया सहित। लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग AIIB किसके पास है? चाइना के पास है। चाइना के पास 26.2% शेयर हैं AIIB के। इसका मतलब वोटिंग राइट भी सबसे ज़्यादा उसी के पास होंगे। इंडिया के पास 7.2% शेयर्स हैं AIIB के, लेकिन इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है AIIB का। आप अपना याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लोन इंडिया ने ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये कितनी डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करेगा? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये 102 डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करेगा। ये उन 102 सिटीज़ पर फोकस करेगा जहां सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन था। जनवरी 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये प्रोग्राम है, जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, यानी 17th लोकसभा है उसके बनने से पहले। इसका टारगेट था PM10 और PM 2.5 को 2024 तक यानी अगले 5 वर्ष में 2017 के लेवल से 20 से 30% कम करना, यानी मिनिमम 20% तो कम ही करना था। तो 2017 के लेवल से 2024 तक कम करना था, नहीं अगले 5 वर्ष में।
एनजीटी ने कहा कि एक तो पहली बात तो आपने 20-30% का टारगेट रखा है, ये टारगेट बहुत कम है। उसके बाद 2024 बहुत लंबा टाइम होता है, अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे में आप इतना टाइम लगा देंगे तो उसका लॉस होगा हमारी जनरेशन को। तो इसलिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चर्चा में था। आप याद रखिएगा, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके तहत 23 स्टेट्स की 102 सिटीज़ को शामिल किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है। इसमें क्या पैरामीटर क्या रहा है, सीपीसीबी ने 2011 से लेकर 2015 तक इन 102 सिटीज़ के एयर पोल्यूशन का डाटा रिलीज़ किया था। उसी के आधार पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ये 102 सिटीज़ शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई? तो रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट को यूनेस्को ने रिलीज़ किया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान रिमोट लर्निंग बहुत चल रही थी, यानी ऑनलाइन लर्निंग। अब क्या रिमोट लर्निंग सक्सेस है? बिल्कुल नहीं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जब तक मैं गांव में था वहाँ पे नेट की स्पीड ही नहीं आ रही थी, वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। तो रिमोट लर्निंग बिल्कुल अभी इंडिया में तो सक्सेस नहीं है। जो आपकी यूनेस्को है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है ग्लोबली 1/3 यानी 33% जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं वो रिमोट लर्निंग का फ़ायदा ही नहीं उठा पाते हैं। अगर फिक्स वैल्यू में कैलकुलेट करें तो लगभग 463 मिलियन स्टूडेंट्स, 463 मिलियन चिल्ड्रन स्टूडेंट्स जो हैं वो रिमोट लर्निंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इंडिया के विषय में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल बंद रहे, लगभग 15 लाख स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के 286 मिलियन स्टूडेंट का लॉस हुआ है। 286 मिलियन स्टूडेंट का लॉस हुआ है, अफेक्ट हुए हैं वो, और इन 286 में से 49% गर्ल्स स्टूडेंट हैं। तो रिसेंटली रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी पर यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी की थी। देखिए, यूनेस्को ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था उससे चिल्ड्रंस को सेफ रखने के लिए एक री इमेजिन कैंपेन लॉन्च किया था। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण एक मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। आपको बताना है कितनी लैंग्वेज में इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया है? तो किरण हेल्पलाइन इसको लॉन्च किया गया है 13 लैंग्वेज में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। किरण एक टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। आप नंबर मत नोट कर लीजिएगा, 1800-599-0019। हाँ, अगर मेंटल इलनेस है तो आप नोट कर सकते हैं। ये किरण हेल्पलाइन के तहत 13 लैंग्वेजेस में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और इस हेल्पलाइन को ऐसे बनाया गया है कि 1 घंटे में 1 आवर्स में 300 पेशेंट्स को देख कर सकती है, हैंडल कर सकती है। तो आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किरण हेल्पलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम किस कंट्री ने लॉन्च की है? तो कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, लोग घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, तो जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है या फिर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। वैसे हमारे यूपी में ऐसे हालात नहीं है, रेस्टोरेंट पे भीड़ ही भीड़ दिखती है। कोविड-19 का इम्पैक्ट भले ही यूपी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसमें क्या है, अगर आप रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे तो 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी आपको बाहर खाने के लिए। लेकिन आप देखिएगा कैपिंग क्या है, मैक्सिमम 10 पाउंड, एक पर्सन पे 10 पाउंड से ऊपर की सब्सिडी नहीं देगा। तो ईट आउट टू हेल्प आउट यानी EOHO स्कीम यूके गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है। इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को किस स्टेट द्वारा टॉप किया गया है? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसको ओवरऑल कंट्री में टॉप किया है गुजरात ने। तो सबसे अच्छा एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर्ड कौन है? गुजरात है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है थर्ड नंबर पे। आप इतना याद रखिएगा। गुजरात का स्कोर कितना है? 75.2 है गुजरात का स्कोर। शायद ये ना पूछे लेकिन गुजरात टॉप है ऑल ओवर कंट्री में, आप याद रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग द्वारा 4 पिलर्स पर किसी स्टेट की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस चेक की जाती है। वो 4 पिलर्स नोट कर लीजिए। पॉलिसी नंबर 1 हो गई, दूसरा हो गया बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा हो गया एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा हो गया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये 4 पिलर्स हैं। उसके अलावा 11 सब पिलर्स हैं, चिंता मत करिए वो नोट नहीं करने, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो गया। ओवरऑल गुजरात ने टॉप कर दिया है। एग्जाम्स में आपसे ये पूछ ले कि यूटीज़ में किसने टॉप किया है, तो यूटी में आपका दिल्ली ने टॉप किया है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि लैंडलॉक्ड जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में उसमें किसने टॉप किया है, तो लैंडलॉक्ड में राजस्थान ने टॉप किया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हिमालयन स्टेट में किसने टॉप किया है, तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। तो ये जितनी भी कैटेगरीज थी सबके टॉपर हमने देख लिए। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अकेले रिलीज नहीं किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की मदद से रिलीज किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है UNWTO की रिपोर्ट के अनुसार, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 क्राइसिस के कारण जनवरी से लेकर मई 2020 तक 2020 तक टूरिज्म सेक्टर को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो UNWTO की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी टू मई यानी 5 मंथ्स में टूरिज्म सेक्टर यानी ग्लोबल टूरिज्म को $320 मिलियन का लॉस हुआ है। कितना, सॉरी मिलियन नहीं, यहाँ पे बिलियन है, 320 बिलियन आप करेक्ट कर लीजिएगा। $320 बिलियन का लॉस हुआ है ग्लोबल टूरिज्म को, अकॉर्डिंग टू UNWTO रिपोर्ट। कंपाइलेशन मैं PDF का कल प्रोवाइड करूंगा, जितनी भी नाबार्ड की वीडियोस अपलोड हुई उनका सबका। उस कंपाइलेशन में जितनी भी मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं PDF प्रोवाइड करने के दौरान वो सारी एडिटिंग रहेंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन के सामने ऐसा टिक मार्क रहेगा या फिर बोल्ड में आंसर को मैं हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको ईजी हो जाए। तो एक तो PDF मैंने नॉर्मल आपको प्रोवाइड ही कर रखी है बाय विद मिस्टेक्स। अब मैं आपको विदाउट मिस्टेक प्रोवाइड करूंगा, विद बोल्ड आंसर को बोल्ड कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोच लें कि मेरे को आता ही है, आपको पता होना चाहिए। तो कंपाइलेशन कल प्रोवाइड कर दूंगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा कोविड-19 के कारण 5 महीनों में यानी 5 मंथ्स में जनवरी टू मई $320 बिलियन का लॉस हुआ है ग्लोबल टूरिज्म को, आप इतना याद रखिएगा। UNWTO की बात करें, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1974 में स्थापना हुई थी। मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो $320 बिलियन का लॉस हुआ है ये 2009 के जो फिनेंशियल क्राइसिस था उससे भी 3 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनौती कॉन्टेस्ट, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चुनौती कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन का स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है। चुनौती कॉन्टेस्ट का मेन पर्पस है जो टियर 2 टाउन्स हैं, टियर 1 में तो सभी स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, टियर 2 टाउन्स की ज़रूरतों के हिसाब से भी कोई स्टार्टअप बनना चाहिए कि ना। वो खाने के लिए ऑर्डर नहीं करते हैं, वो सब्जी के लिए ऑर्डर करते हैं। तो टियर 2 स्टार्टअप्स के लिए फोकस करने वाले टियर 2 सिटीज़ के लिए या टाउन्स के लिए फोकस करने वाले स्टार्टअप्स बनने चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर बनने चाहिए। इसको देखते हुए चुनौती कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज द्वारा। देखिए इसके तहत 300 स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें 25 लाख की स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। 25 लाख रुपए की स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगले 3 वर्ष के लिए चुनौती कॉन्टेस्ट के अंतर्गत 95 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है, यानी फंड एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इसमें इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट करने का अनाउंस किया है। तो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए $15.46 मिलियन अनाउंस किया है, यानी 15.46 मिलियन फंड इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में दिया है। जो इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ये 2017 में स्थापित हुआ था। देखिए यूनाइटेड नेशन का एक फंड फॉर साउथ कोऑपरेशन है, उसी के तहत ये इंडिया UN डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया था। तो सदर्न रीजन जो है वर्ल्ड का, उसके लिए ये फंड काम करता है। इसे मैनेज किया जाता है UN ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन, आप इतना याद रखिएगा। सिर्फ आप फंड की वैल्यू याद रखिए, बाकी नाबार्ड में नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीओटा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एग्रीओटा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की गवर्नमेंट द्वारा। ये एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि अब इंडियन फार्मर्स, जो इंडिया के फार्मर्स हैं, वो डायरेक्टली और आसानी से UAE की फूड इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बिना किसी मीडिएटर के। तो इंडियन फार्मर्स की इनकम बूस्ट होगी इससे, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। एग्रीओटा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म UAE की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इंडियन फार्मर्स को बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2008 टू 2017 के पीरियड के दौरान मीथेन का एमिशन कितने % इंक्रीज हो गया। तो अगर स्टार्टिंग के 2000 से लेकर 2008 के बीच देखें और बाद में 2008 से लेकर 2017 के बीच में देखें तो इस दौरान 5% मीथेन इंक्रीज हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2008 से लेकर 2017 के दौरान एनुअल ग्लोबल मीथेन एमिशन 570 मिलियन टन रहा। एनुअल ग्लोबल मीथेन एमिशन 570 मिलियन टन रहा, जो अर्ली 2000 से 5% अधिक है। तो कंपैरिजन 8 वर्ष के अंतराल पे किया गया है, आप देखिएगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, इसको स्थापित किया गया था 2001 में। ये जो है 3 ग्रीन हाउसेस गैसेस के लिए ग्लोबल बजट बनाता है
तो उसके लिए ग्लोबल मीथेन बजट रिसेंटली बनाया था और मीथेन का टारगेट इन्होंने बता दिया। उसके अलावा 2 गैसेस और हैं, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। इन दोनों के लिए भी ग्लोबल बजट बनाता है हमारा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ये US में स्थित है, 2001 में स्थापित किया गया था। कई सारे स्टेक होल्डर हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग कितने अकाउंट ओपन किए गए हैं? तो अगस्त 2020 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 40.5 यानी 40 करोड़ 50 लाख के आसपास अकाउंट ओपन किए गए हैं। एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इसके तहत 19 अगस्त तक 40.35 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए हैं। इन 40.35 करोड़ अकाउंट में से 63.6% रूरल अकाउंट हैं, यानी सिर्फ ग्रामीण इलाके में खोले गए हैं। और अगर इसमें से बात करें वुमेंस के लिए, तो 40.35 अकाउंट्स में से, करोड़ अकाउंट में से 55.2% अकाउंट सिर्फ वुमेंस के लिए। यहाँ पर देखिएगा, जो हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके तहत फर्स्ट ईयर में जब लॉन्च हुई थी हमारी, 2014 में लॉन्च हुई थी, 28 अगस्त 2014 में लॉन्च हुई थी। रिसेंटली 6 ईयर इसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो फर्स्ट ईयर के दौरान 17.90 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। RBI ने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा अकाउंट जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुला है और 2 वर्ष तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसको इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। ये जो 40.35 अकाउंट खोले गए हैं 19 अगस्त तक, इस अकाउंट में से 86.3% ऑपरेटिव कंडीशन में है। और ख़ास बात क्या है, इसमें से 29.75 करोड़ बैंक अकाउंट के पास रुपए कार्ड भी है। तो जागरूक हो रहे हैं हमारे देश की महिला नहीं, देश के लोग। ये जो 40.35 करोड़ अकाउंट हैं, इसमें फंड कितना जमा है अभी? 1.31 लाख करोड़। ये बहुत बड़ी रकम है। PM मोदी ने सही कहा था, छोटा छोटा करके बड़ा बन जाता है। तो जैसे हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आज जाके वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो 1.31 लाख करोड़ का डिपॉजिट जमा है आपके 40.35 प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में। देखिए, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो जो ये 1.31 लाख करोड़ अमाउंट है, ये 2015 से लेके 2020 के बीच में 5 से 7 गुना बढ़ गया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुछ चेंज हुए थे, उसका भी देख लेते हैं। 28 अगस्त 2018 को, यानी लगभग 2 वर्ष के बाद, इस स्कीम में चेंज ये हुआ था कि रुपए कार्ड पर जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, पहले वो 1 लाख मिलता था, उसको बाद में बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था। जो ओवरड्राफ्ट लिमिट थी वो पहले 5000 थी, उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। साथ ही साथ 2000 तक का ओवरड्राफ्ट, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई। आप ऐसे जाइए, पॉकेट मनी खर्च हो गई है, 2000 रुपये जो है ओवरड्राफ्ट के तौर पे निकाल लाइए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। रिसेंटली आप सभी को पता है नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 महीने तक लगातार 500 रुपीज़ पर मंथ सबके अकाउंट में भेजे भी गए थे, खास करके जो महिलाएं थी। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, वो 60 ईयर्स तक के लोगों के लिए ही थी, लेकिन जो चेंज हुआ था 2018 में, उसको बढ़ाकर 65 कर दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 6 वर्ष कंप्लीट हो गए। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NADCP, एक बार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उस समय जो फंड अनाउंस किया गया था, टोटल कॉस्ट जो बताई गई थी वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत कितना फंड अनाउंस किया गया है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने टोटल 5 वर्षों के लिए, यानी 2019 से लेकर 2024 तक के लिए 13,343 करोड़ रुपए का फंड अनाउंस किया है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। ये आप नोट कर लीजिएगा। पहले जब ये लॉन्च हुई थी स्कीम, अब बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सितंबर 2019 में मथुरा से ये स्कीम लॉन्च की थी। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2 बीमारियों के लिए था, एक फुट एंड माउथ डिजीज, दूसरा ब्रुसेलोसिस। 2025 तक जितने भी लाइव स्टॉक हमारे इंडिया में थे, उनमें इन डिजीज को कंट्रोल करना था। साथ ही साथ 2030 तक, यानी 2030 तक फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस को लाइव स्टॉक से एलिमिनेट करना था। तो 2025 तक कंट्रोल करना है आपको डिजीज को, और 2030 तक एलिमिनेट करना है, यानी इरेडिकेट करना है। आप इतना याद रखिएगा। जब फुट एंड माउथ डिजीज ये मोदी ने अनाउंस की थी तो कहा था 500 मिलियन लाइव स्टॉक का वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जो फंड अनाउंस किया है वो 53 करोड़ यानी 530 मिलियन लाइव स्टॉक के लिए किया है। आप इतना याद रखिएगा। तो फुट एंड माउथ डिजीज
थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए 500 मिलियन लाइव स्टॉक का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जैसे कैटल्स हुआ, बुफेलो हुआ, सीप हुआ, गोट हुआ, पिग्स हुआ। फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए इनका 500 मिलियन लाइव स्टॉक का वैक्सीनेशन किया जाएगा नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। उसके बाद आता है अपना ब्रुसेलोसिस बचता है, उसके तहत 36 मिलियन, कितना 36 मिलियन जो फीमेल बोवाइन कॉल्स होते हैं, बछिया जिनको आप कहते हैं, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। क्योंकि ब्रुसेलोसिस को अगर आपको रोकना है तो जो 4 टू 8 मंथ की एज होती है बछड़ों की या बच्चियों की, उसी के दौरान आपको वैक्सीनेशन करना होता है। लाइफ में एक बार वैक्सीनेशन कर दीजिए, ब्रुसेलोसिस से बच जाएंगे ये। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए 500 मिलियन लाइव स्टॉक, जबकि ब्रुसेलोसिस के लिए 36 मिलियन फीमेल बोवाइन कॉल्स का वैक्सीनेशन करना था। मैंने आपको बताया 2019 से लेकर 2024 के लिए पहले फंडिंग अनाउंस हुई थी कितनी, 12,652 करोड़। बाद में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा 13,343 करोड़ रुपए। तो ये आप इतना कन्फ्यूजन याद रखिएगा, लेटेस्ट डाटा आपका यही है 13,343 करोड़ रुपए। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा आप इतना याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जी ने जब ये फंड अनाउंस किया तो उसी के साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी अनाउंस किया था। कितना है वो, 15,000 करोड़। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं शायद नहीं, हाँ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIDF, इसका रिवाइज्ड आउटले कितना है, यानी कि रिवाइज्ड सैंक्शन अमाउंट कितना है। तो DIDF डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2017-18 के बजट में अनाउंस किया गया था, बाद में 2018 में लॉन्च कर दिया गया था। स्टार्टिंग में इसका आउटलेट था 10,881 करोड़, बाद में फरवरी 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका आउटले बढ़ा दिया और अब आउटले है इसका 11,184 करोड़। आप इतना याद रखिएगा। थोड़े और चेंजेस हुए हैं। जो आपकी डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये पहले लॉन्च किया गया था 2017-18 से लेकर 2028-29 तक, बाद में इसको बढ़ा दिया गया 2019-20 से लेकर 2031-32 के फर्स्ट क्वार्टर तक, इतना बढ़ा दिया गया। देखिए कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो ये 11,184 करोड़ है, इसमें नाबार्ड द्वारा जो लोन कंपोनेंट है वो 8,004 करोड़ का ही है। खास बात क्या है, पहले DIDF के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन 2% अनाउंस किया गया था, लेकिन उसको रिवाइज करके 2.5% इंटरेस्ट सबवेंशन कर दिया गया है, जबकि एनिमल हस्बेंड्री वाले में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो इतना अंतर है DIDF में और एनिमल हस्बेंड्री वाले प्रोजेक्ट में, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। लोन जो रीपेमेंट होगा आप 2019 के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन रीपेमेंट आपको 2031-32 के फर्स्ट क्वार्टर तक करना ही होगा। देखिए मिल्क यानी डेयरी सेक्टर के लिए फंड है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा मिल्क के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंडिया अभी 188 मिलियन टन्स के आसपास मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। जब ये DIDF अनाउंस किया गया, गिरिराज सिंह जी ने इसको अनाउंस किया, तब कहा कि 2024 तक 330 मिलियन टन्स का मिल्क प्रोडक्शन करना है पर ईयर। इंडिया में इस समय पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन कितना है, 394 ग्राम पर डे। पहले कितना था, 375 ग्राम के आसपास था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि इंडिया के किस स्टेट में पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट है, तो पंजाब में है 1181। कितना, 1 किलो से भी ऊपर है। 1 किलो से ऊपर तो हरियाणा में भी है, लेकिन 1 kg 181 ग्राम है पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी पंजाब में। तो आप इतना याद रखिएगा। जो DIDF है, ऐसा कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि उसकी मदद से 40,000 यानी डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसकी वजह से 40,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जबकि 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अच्छा, DIDF को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा आपको मतलब कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फंड इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा इसकी, कि अगर लॉस चला जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसकी गारंटी प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से जितना इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया है। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि रिसेंटली ही डाटा मिला है मेरे को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में डिसेबल पर्सन के लिए गाइडलाइंस को जारी की हैं। आपको पता है इन गाइडलाइंस में कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने सिद्धांत हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार डिसेबल पर्सनस के लिए कोई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 10 प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं लिखने हैं, सिर्फ 10 प्रिंसिपल्स याद रखिए बस। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि वर्ल्ड की
15% पॉपुलेशन किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी को फेस कर रही है। लगभग 1 बिलियन पॉपुलेशन किसी ना किसी की तरह की डिसेबिलिटी को फेस ही कर रही है। इंडिया के विषय में क्या बताया इन्होंने, इंडिया की 2.4% मेल पॉपुलेशन डिसेबिलिटी से पीड़ित है और 2% फीमेल पॉपुलेशन डिसेबिलिटी से पीड़ित है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन मंथ, ये किस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है? तो न्यूट्रिशन मंथ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हर वर्ष सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान का फुल फॉर्म हम लोग पहले देख चुके हैं, हॉलिस्टिक कुछ करके था, प्रधानमंत्री करके, ये आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो से। वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पोषण माह के विषय में। तो पोषण माह सितंबर 2018 से प्रत्येक ईयर सितंबर मंथ में मनाया जाता है। गुजरात में एक जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास न्यूट्रिशन पार्क स्थापित किया गया है। न्यूट्रिशन पार्क यानी पोषण पार्क स्थापित किया गया गुजरात में, आपको पता होना चाहिए। पोषण स्कीम 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुई थी। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से पीएम मोदी ने लॉन्च की थी। 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, इसलिए लॉन्च की थी। नोडल मिनिस्ट्री कौन है पोषण अभियान की? तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण मिशन के कुछ टारगेट्स थे, आपको पता होना चाहिए। इसमें टारगेट था स्टंटिंग, वेस्टिंग और लो बर्थ वेट को 2022 तक एनुअली 2% डिक्रीज करना, यानी स्टंटिंग को हर वर्ष 2% डिक्रीज करना है, वेस्टिंग को 2% डिक्रीज करना है और लो बर्थ वेट को भी 2% डिक्रीज करना है 2022 तक, यानी कि 3 वर्ष में 6% डिक्रीज करना है। एनीमिया के लिए कहा गया था कि एनुअली 3% डिक्रीज करना है, तो सिर्फ एनीमिया के लिए 3% है, बाकी सबके लिए 2% है। आप इतना याद रखिएगा। स्टंटिंग मतलब क्या होता है? एज के हिसाब से कम हाइट। वेस्टिंग मतलब क्या होता है? हाइट के हिसाब से कम वेट। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। स्टंटिंग का एक अलग से टारगेट ये है कि 2016 में जो स्टंटिंग 38.4% थी, उसको पोषण अभियान के तहत कहा गया है कि 2022 तक यानी 2022 तक इसको घटाकर 25% करना है। तो स्टंटिंग के लिए एक टारगेट ये भी है। आप पोषण मिशन हमारे ख्याल से एक बार रिवाइज हो गया है और आपको मतलब की क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आप सभी को पता है NSSO और CSO इनको मर्ज कर दिया गया है। पहले जीडीपी का डाटा आपका CSO जारी करता था, अब मर्ज करके NSO रिलीज कर दी बना दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। तो रिसेंटली NSO ने डाटा रिलीज किया है फिनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी का। आपको बताना है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में क्या रही। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है -23.9%, यानी कि इंडिया की जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, श्रिंक कर गई है। वहीं जीवीए के विषय में इन्होंने ये बताया है कि -22.8% रहा है जीवीए, अकॉर्डिंग टू NSO रिपोर्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाटा रिलीज किया गया है, आप देखिएगा। बताया गया है कि 1996 से जब से क्वार्टरली जीडीपी का डाटा रिलीज हो रहा है, तब से ये अब तक की सबसे खराब कंडीशन है। उसके अलावा सेक्टर वाइज भी कुछ NSO ने डाटा रिलीज किया है। फेज 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NSO ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है -50.3%। सिर्फ एक फील्ड ऐसा है जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली और वो क्या है? नाबार्ड का फेवरेट एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है 3.4%। ये NSO का डाटा कहता है। उसके अलावा NSO ने कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के दौरान जो प्राइवेट कंजप्शन है या फिर इंडिविजुअल कंजप्शन है वो 27% डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट बिजनेस हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट 47% की कटौती हुई है प्राइवेट सेक्टर द्वारा इन्वेस्टमेंट में। फर्स्ट क्वार्टर के दौरान जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें 16% की कमी आई है। ये सब NSO ने अपने डाटा में कहा है। याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जारी किया था, जो कि इकोनॉमी का एक्सपेंशन और सिंकिंग बताता है। अगर PMI 50 से ऊपर हो तो इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है और अगर उससे कम हो तो सिंक कर रही है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जुलाई में 46 था PMI स्कोर, तो हमारी इकोनॉमी सिंक कर रही थी। अब वो डाटा आप भूल जाइएगा, आप याद रखिएगा आप अगस्त का, क्योंकि एग्जाम में आपसे अगस्त का PMI स्कोर पूछेंगे। अगस्त में इंडिया का PMI स्कोर है 52, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है। तो जुलाई में 46 था परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का डाटा, जो अगस्त में 52 हो गया। तो वहाँ से आप PMI पढ़ लीजिएगा पूरा, वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगस्त में 52 स्कोर रहा है PMI का, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2020 के दौरान
कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही है। ये लेटेस्ट डाटा है कोर सेक्टर ग्रोथ का, क्योंकि अगस्त का जो डाटा आएगा वो आपके एग्जाम के बाद आएगा, वो आपके एग्जाम में पूछने का कोई चांस ही नहीं है। एक महीने थोड़ा डिले या जारी करते हैं कोर सेक्टर का डाटा, हम पढ़ लेते हैं। कोर सेक्टर का डाटा जुलाई 2020 के दौरान कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या रही, -9.6%। तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि अप्रैल में ये -37.9% चली गई थी। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है हमारा कोर सेक्टर। आपको पता है कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे। जो ये 8 इंडस्ट्रीज थी कोर सेक्टर में, उसमें से सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसा था जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी गई थी 6.9%। ये मैं जुलाई 2020 की ही बात कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में 6.9% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी गई 8 कोर सेक्टर में से, सिर्फ फर्टिलाइजर्स में। सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट किस सेक्टर में रही? तो स्टील में रही है, -16.5%। सेकेंड सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट किसकी रही है? तो रिफाइनरी की रही है, कितना? -13.9%। तो आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ लें मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट किस कोर सेक्टर में हुआ है? तो इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है, -2.3% का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 8 कोर सेक्टर होते हैं। देखिए आपका स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उसके अलावा पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी है, और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आपका फर्टिलाइजर्स है और सीमेंट है। ये 8 कोर सेक्टर्स हैं। आपसे वेटेज पूछा जाएगा। जो आपका IIP है, IIP आपको पता ही है, NSO द्वारा जारी किया था मंथली बेसिस पर IIP का डाटा, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसमें कोर सेक्टर का वेटेज है 40.27%। कितना है? 40.27%। अगर आपसे पूछा है कि कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्टर का है, तो कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का। टोटल कोर सेक्टर का 28.04% पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी के पास है। सेकंड सबसे ज़्यादा वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का, 19.85%। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोर सेक्टर में सबसे कम वेटेज किसका है, तो फर्टिलाइजर का सबसे कम वेटेज है 2.60%, और सेकंड नंबर पर सबसे कम वेटेज है सीमेंट का। तो ये कोर सेक्टर था हमारा। कोर सेक्टर का डाटा देखिए, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका डाटा कौन रिलीज करता है? NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मंथली बेसिस पर रिलीज करता है। बेस ईयर क्या है IIP का? तो 2011-12। लेकिन कोर सेक्टर का डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो चीफ इकोनॉमिस्ट का ऑफिस है वो रिलीज करता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 तक 54.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कितना लोन प्रोवाइड किया गया था? तो देखिए रिसेंटली एक एजेंडा पेपर रिलीज हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बैठक थी, उस दौरान एक एजेंडा पेपर रिलीज हुआ। उसमें कहा गया कि 31 मार्च 2020 तक 54.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 91,130 करोड़ का लोन दिया गया था, जो कि आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है। इसमें से जो ये 91,130 करोड़ लोन है, इसमें से 2.37% NPA भी हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुका है, जिसकी वैल्यू आती है 2,168 करोड़। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो 54.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको दिए गए लोन का 2.37% आपका NPA हो चुका है। ये रिसेंटली एजेंडा पेपर्स रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बैठक में। ये तो एजेंडा पेपर्स के हिसाब से हो गया। अब आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि नाबार्ड की एक स्कीम है SHGBLP सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, ये नाबार्ड की स्कीम है, 1992-1993 के दौरान जारी की थी। इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन दिया जाता है। नाबार्ड ने अपनी इस स्कीम में कहा था कि 31 मार्च 2020 तक टोटल 56.77 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया गया है 10,08,075.07 करोड़ का। कितना? 10,08,075.07 करोड़ का लोन दिया जा चुका है, और ये सारा आउटस्टैंडिंग है। ये है नाबार्ड के हिसाब से। तो जो एजेंडा पेपर था उसके हिसाब से 54.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया गया है मार्च 2020 तक, जो कि आउटस्टैंडिंग है 91,130 करोड़। और नाबार्ड का जो SHGBLP स्कीम है उसके तहत 56.77 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया लोन, कितना? 10,08,075.07 करोड़ लोन जो है आउटस्टैंडिंग है। तो ये अलग अलग आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली नाम देके ही पूछेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, ये नाबार्ड का प्रोग्राम है। नाबार्ड का एक और था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिजिटाइजेशन करने के लिए, यानी डिजिटल सशक्तिकरण के लिए, ई शक्ति प्रोग्राम।
हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ई शक्ति प्रोग्राम, ये नाबार्ड का ही प्रोग्राम है, उस समय हम लोग पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में। तो ये सब कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता ही है सब कुछ। अब वापस आते हैं हम अपने एजेंडा पेपर्स पे। तो इन्होंने कहा 54.57 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो लोन दिया गया है मार्च 2020 तक, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गई 91,130 करोड़, जिसमें से 2.37% तो आपका एनपीए हो गया है, यानी 2,168 करोड़। देखिए कहा गया है कि 2008 के दौरान जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया गया था तो तब सिर्फ 2.9% ही एनपीए होता, लेकिन 2018 के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए गए लोन का 6.12% एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? अगर 90 डेज तक आप अपने लोन की किस्त नहीं जमा करते हैं, ना ही मूलधन ना ही ब्याज, तो आपका लोन एनपीए हो जाता है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है एनपीए हो रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 43.0%। इसका नाम ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्चुअली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 209 ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो उसमें से अगर एनपीए हो जाएंगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाएगा। यूपी में बहुत सारा अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिर भी एनपीए जो है कम ही हो रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 43% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है एनपीए डिक्लेयर किया है बैंकों द्वारा। तो ये सारा पेपर आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, कन्फ्यूजन जो क्रिएट होगा वो चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद कृषि पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेद कृषि पोर्टल को नितिन गडकरी ने लॉन्च कर दिया है। वेद कृषि पोर्टल, देखिए फार्मर्स अपने जो नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, फार्म प्रोडक्ट होते हैं, उनको बिना किसी के परमिशन के डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं वेद कृषि पोर्टल पर। तंबाकू वगैरह नहीं बेचने लगेंगे फार्मर्स यहाँ पर, सिर्फ अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे जो जिनको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती कि ये खाने में ठीक होगा या नहीं, वो सारे प्रोडक्ट आप वेद कृषि पोर्टल पर बेच सकते हैं। इसको नितिन गडकरी जी ने लॉन्च कर दिया है। इसको बनाया किसने है? तो नागपुर में एक एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वेद कृषि, उसके द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स ऑन व्हील, ये मोबाइल वैन्स हैं। रिसेंटली अर्जुन मुंडा जी ने इनको हरी झंडी दिखाई है। आपको बताना है कितनी ट्राइब्स ऑन व्हील मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाई है अर्जुन मुंडा जी ने। तो रिसेंटली 57 ट्राइब्स ऑन व्हील मोबाइल वैन्स को अर्जुन मुंडा जी ने हरी झंडी दिखाई है 31 इंडियन सिटीज़ के लिए। ये जो ट्राइब्स ऑन व्हील मोबाइल वैन्स हैं, इसमें इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स हैं, कुछ और सारी चीज़ें हैं, वो सारी इसमें रखी हुई हैं। ये रूरल एरियाज़ में डोर टू डोर जाकर लोगों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फिर टैबलेट्स हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखिएगा ट्राइब्स ऑन व्हील ट्रैवल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, वैन्स है, इसमें इम्यूनिटी बूस्ट के लिए लॉन्च की गई है अर्जुन मुंडा जी द्वारा। अर्जुन मुंडा जी ने एक आलेख नाम का क्वार्टरली मैगजीन भी लॉन्च किया था, या फिर आलेख नाम का क्वार्टरली न्यूज़लेटर लॉन्च किया था। इसमें क्या था? जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड सारी जानकारी क्वार्टरली अवेलेबल करवाएगी। एक पार्ट और रह गया है, दोपहर में 12 बजे तक मिलते हैं। उससे थोड़ी देर बाद मैं एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।